मोटर चालू हो चुकी है। कई तरीके के क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में रहते हैं जो पेपर में भी पूछे जाते हैं। कितने टाइप की मोटर्स होती हैं, मोटर का स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, मोटर का टॉर्क कैसे कंट्रोल करेंगे, मोटर की ब्रेकिंग कैसे होती है, रुकेगी कैसे मोटर, मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा, मोटर का लॉसेस कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। तो ये सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में हम लोग लेंगे। आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक ये वीडियो देखनी है और अपने सारे जो भी पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से डीसी मोटर। देखिए, कोई भी डिवाइस हो, हम ये डिवाइस ही नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूं कि कोई भी चीज हो, पैदा क्या होने वाला है, हम हमेशा उसमें बड़ा जानने में उत्साहित रहते हैं और बड़े क्यूरियस भी रहते हैं कि यार पैदा क्या होने वाला, पता लगाओ दया, पैदा क्या होने वाला है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे थे जनरेटर में हम इनपुट देते हैं मैकेनिकल, तो आउटपुट क्या मिलता है, वोल्टेज। पैदा क्या हुआ, वोल्टेज। तो हमारा इंटरेस्ट किस में आया, वोल्टेज में। इसीलिए हम पता करते हैं कि भाई पता करो शंट जनरेटर कैसा वोल्टेज पैदा करता है, सीरीज जनरेटर कैसा करता है। सेम ऐसे ही हम अगर बात करेंगे मोटर में, तो मोटर में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, पर हमारा इंटरेस्ट, मैंने क्या कहा, पैदा क्या हुआ है, दया पता लगाओ पैदा क्या हुआ है। तो मोटर में पैदा क्या होती है, रोटेशन। तो हम रोटेशन के बारे में जानने में इच्छुक रहते हैं। इस रोटेशन की स्पीड कितनी है, इस रोटेशन की टॉर्क कितनी है, इस रोटेशन की स्पीड को कंट्रोल कैसे कर लेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है डीसी मोटर का, इसके पूरा इर्द गिर्द घूमता रहता है टॉर्क के, कि कितना टॉर्क पैदा हुआ, और पूरा इर्द गिर्द घूमता रहता है स्पीड के। तो ये दो पैरामीटर के इर्द गिर्द घूमता है। मैंने आपसे क्या कही, पैदा क्या हुआ है, ऐसे पैरामीटर्स को जानने में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। वोल्टेज पैदा हुआ तो वोल्टेज कैसा रहा, कांस्टेंट था, वेरिएबल था, ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं और आप लोग पूरा वीडियो देख ही रहे हैं। मैं इसे मिटा देता हूं तब तक। और आप लोगों ने देखिए पूरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, काफी बच्चे, तो उनको फायदा भी बहुत हो रहा है, उन लोगों को काफी फायदा भी हो रहा है, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वहां पे डिस्कस कर देता हूं मीनवाइल दा, पूरा समझाते। नो डाउट मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। बट हाँ, आपको क्या कहते हैं, इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपका 40 से 50 नंबर का पूरे टेक्निकल में नंबर में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से, जो लोग, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उन पे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब देखिए, 2 पैरामीटर पर मोटर ज्यादा से ज्यादा सवाल हमारे बनते हैं, या कह लो मोटर में हम 2 पैरामीटर में ज्यादा से ज्यादा इर्द गिर्द घूमते हैं। टॉर्क डिपेंड करता है फाई इंटू IA। फाई माने फ्लक्स पर पोल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, और IA माने आर्मेचर करंट। और हम बात करते हैं स्पीड की, तो EB बैक EMF जो है, इसका मान मैंने कल आपको बोला था कि EMF का मान चाहे डीसी मशीन हो चाहे कुछ भी हो, मतलब डीसी मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो, डीसी मोटर के अंदर बैक EMF पैदा होता है, जबकि जनरेटर के अंदर जनरेटेड EMF पैदा होता है। तो अगर हम बात करें बैक EMF की, अगर हम लोग बात करें बैक EMF की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके। यही हम लोगों ने पढ़ा था, बैक EMF का फॉर्मूला क्या रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके। मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके। अब बात अगर करें, देखिए, एक बार मशीन बन गई तो पोल की संख्या कांस्टेंट रही, एक बार मशीन बन गई तो Z जो कंडक्टर के टाइप्स हैं वो कांस्टेंट रहा, तो पैरेलल पाथ की संख्या कांस्टेंट रही, क्योंकि एक बार मशीन डिजाइन हो गई तो उसके बाद पैरेलल पाथ की संख्या थोड़ी बदल पाओगे। मशीन डिजाइन हो गई, उसके बाद चालकों की संख्या नहीं बदल पाओगे, पोल डिजाइन हो गए, उसके बाद नहीं बदल पाओगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग नहीं बदल पाएंगे। तो क्या चीज बदल पा सकते हैं आप, एक तो स्पीड बदल सकते हैं और एक फ्लक्स बदल सकते हैं, करंट की वैल्यू बड़ा घटाकर। तो बैक EMF कहीं ना कहीं किसके प्रोपोर्शनल हो गया, N phi के। तो यहां से अगर हम लोग देखें
EB/phi। तो याद रखिए इन दो रिलेशन का बहुत ज्यादा आपका यूज होने वाला है पूरी की पूरी डीसी मोटर में, और यही इन दो पर ही, इन दोनों ही रिलेशन से पूरी डीसी मोटर आपकी शुरू से लेकर अंत तक टिकी है। स्पीड किस पे निर्भर कर रही है? बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स पे। इसका मतलब बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्लक्स के कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, व्युत्क्रमानुपाती का। और बैक ईएमएफ से रिश्ता क्या कहलाता है? बैक ईएमएफ से रिश्ता कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी का, समानुपाती का। ठीक है, और ये दूसरा टॉर्क, ये स्पीड हो गई। इतना आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं डीसी मोटर की। डीसी मोटर के टाइप्स की बात करूं तो परमानेंट मैग्नेट टाइप का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का डीसी मोटर होती है। परमानेंट मैग्नेट टाइप की जो डीसी मोटर होती है, जाहिर सी बात है ये पोल के आधार पर तय हुआ है। किसके आधार पर तय हुआ है? पोल के आधार पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया हुआ है या बांटा है किसको? डीसी मोटर को, कि पोल कैसे लगने वाले हैं। तो पोल अगर परमानेंट मैग्नेट के होंगे तो वो हो जाएगी परमानेंट मैग्नेट वाली डीसी मोटर, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के पोल होंगे तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो लगाई है वो कैसी लगाई है? उसकी जो उत्तेजना है, उसकी जो एक्साइटेशन है वो कहां से ली गई है? अगर उस डीसी मोटर से खुद से ली गई है तो फिर सेल्फ एक्साइटेड हो जाएगी, और अगर बाहर से बैटरी लगा के ली गई है तो सेपरेटली एक्साइटेड हो जाएगी। जब खुद से ली गई होती है मतलब रोटर की एक्साइटेशन, ये मोटर है, ये आपकी मोटर है। अब ये जो रोटर की जो एक्साइटेशन है, सॉरी मैं रोटर कह रहा हूं, फील्ड वाइंडिंग, ये जो आपकी पोल की एक्साइटेशन है, ये जो आपकी पोल की एक्साइटेशन है, इस पोल की एक्साइटेशन को हमने कहां से लिया है? क्या रोटर से लिया है या फिर बाहर से बैटरी लगा के लिया है? अगर हमने पोल को एक्साइट किया है, पोल को उत्तेजित किया है बाहर से, तो वो हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, और अगर अंदर से ही उत्तेजित किया है, रोटर से जोड़ के किया है, तो हो गया सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड तीन तरीके के होते हैं, मैंने कल आपको बताया। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पे ये बात होती है। अगर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को पैरेलली जोड़ते हैं तो शंट मोटर बन जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज बन जाता है, और अगर सीरीज और शंट दोनों में जोड़ते हैं मतलब पैरेलली और सीरीज वाइज दोनों तरह तरीके से जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड मोटर दो टाइप की होती है, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, इतना पॉइंट। तो ये आपकी डीसी मोटर के टाइप्स होते हैं। अब हम एक एक तरीके से इनकी एप्लीकेशन में आप लोगों को बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूंगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी, कि कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होती है। नो डाउट कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉर्मूलों के आधार पर ही बनती है। मैं पूरी बना के तो नहीं दिखा सकता, बट मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बना के आपके सामने क्वेश्चन चीजें समझा दूंगा, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे ये मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो मैं इसे मिटा देता हूं सबसे पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी पेपर में आप पहुंच जाइए, मतलब आपका चाहे यूपीपीसीएल का पेपर हो, डीएमआरसी का हो, एलएमआरसी का हो, किसी भी पेपर का क्वेश्चन हो, आप लिखवा के ले लीजिए मुझसे, एक ना एक नंबर का क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बनता ही है, और वो है एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। कौन सी डीसी मोटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब आदतें कैसी होती हैं, और उस आदत के आधार पर कहां पर यूज होती हैं, ये बात पेपर में पूछी जाती है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीन तरीके से मैंने आपको दिखाया हुआ है। सीरीज मोटर, तो सबसे पहले मैं शंट मोटर की बात कर लेता हूं, फिर सीरीज की कर लूंगा। तो शंट मोटर की मैं अगर बात करूं, आप लोग देख पा रहे होंगे शंट मोटर, जो मैं ये बात बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो कॉलम आप देख रहे होंगे, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने, आप लोग समझिएगा उस पॉइंट को, और वो पॉइंट इंपॉर्टेंट भी बहुत है, आप लोग एज इट इज कॉपी पे उतार भी लीजिएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि यार ये बहुत आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूं शंट मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आदत है। देखिए, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करिए। अगर आप एक बार समझ जाओगे ना कि किस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो कभी भी इस चीज को आप दिक्कत में नहीं पाओगे। उसे आपको मतलब रटना नहीं है, आपको समझना है। समझ लोगे तो आप एप्लीकेशन तुरंत याद हो जाएगी। कांस्टेंट स्पीड होती है शंट मोटर की। स्पीड कैसी है कैरेक्टरिस्टिक में आप लोग देख रहे होगे, पहला ही पॉइंट है
कांस्टेंट स्पीड है, मतलब बड़ी स्पीड इसकी वैसी है, कैसी, एक समान स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। एडजस्टेबल स्पीड तो कोई बात नहीं है, वो तो एडजस्टेबल तो स्पीड सभी की हो जाती है, बट क्या कहते हैं, अगर हम बात करें स्पीड रेगुलेशन की तो थोड़ा इसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है। स्पीड रेगुलेशन अच्छा होने का मतलब, आप इस पॉइंट को समझिए, स्पीड रेगुलेशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने 1500 आरपीएम की मोटर लेके आए और 1500 आरपीएम मतलब आपने बोला करके कि मुझे 1500 आरपीएम की मोटर दे दो, और अगर मान लीजिए आपकी मोटर 1700 आरपीएम पर चल गई, तो ये बात बिल्कुल भी खुशी की नहीं है। ये एक बहुत दुखद समाचार होगा कि अगर आपकी 1500 आरपीएम की मोटर 1700 पर चल गई तो ये एक एक्सीडेंट का कारण भी बन सकती है। ये खुशी की बात नहीं है, ये कोई पैसे नहीं है कि जो ज़्यादा मिल जाएंगे तो खुशी हो जाएगी, नहीं। अगर आप मोटर आपने कहीं ना कहीं ज़्यादा, आपने मान लीजिए आपका पूरा सिस्टम 1500 आरपीएम के हिसाब से तैयार है और आपने 1700 आरपीएम का लगा दिया मोटर, तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट का कारण भी बन सकती है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड, मतलब 1500 आरपीएम की आप मोटर लेके आए और 1700 आरपीएम पे चल गई, तो ये जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा, मतलब आप 1500 की लेके आए तो 1700 पे चल गई या फिर 1300 पे ही चली, तो ये जितना ज़्यादा रेटेड स्पीड से ऊपर नीचे जाएगी, याद रखिएगा जितना ज़्यादा रेटेड स्पीड से आपकी मोटर चलेगी या उस जितनी कम चलेगी रेटेड स्पीड से, वही स्पीड रेगुलेशन परसेंटेज होता है। तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये रेगुलेशन ज़्यादा हो, हम तो चाहेंगे रेगुलेशन बिल्कुल जीरो हो। तो शंट मोटर का जो रेगुलेशन है, स्पीड रेगुलेशन, मैंने एसआर करके लिख दिया है। जो शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन है, अगर हम बात करेंगे शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन की, तो शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन सबसे गुड है, सबसे अच्छा स्पीड रेगुलेशन शंट मोटर का होता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड होती है। बात करेंगे आगे और चीजों पे। देखिए, अगर आप देख रहे हैं शंट मोटर का, अगर आप देख रहे हैं शंट मोटर में तीसरा पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं। शंट मोटर का आप तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे कि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो लगभग रेटेड टॉर्क से 1.5 गुना तक पहुंच सकता है। तो ये अच्छी बात है। देखिए, टॉर्क क्या होता है, मोटर को घुमाने के लिए शुरुआत में जितना बल चाहिए होता है, जितना फोर्स चाहिए होता है, वो होता है टॉर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप किसी बुलेट पे बैठे हुए हैं और आप बैठे हैं एक सिंपल सी बाइक पर, तो बुलेट का कहीं ना कहीं फोर्स ज्यादा होता है आपको ले जाने के लिए, यही होता है टॉर्क। मतलब कितना बल लगाया गया है किसी चीज को घुमाने के लिए। तो बुलेट हमेशा बल ज्यादा लगाती है, फोर्स ज्यादा लगाती है। और सेम चीज होती है किसके साथ में, सेम चीज होती है आपका, जैसे ट्रक ले लीजिए आप, एक ट्रक और एक कार को ले लीजिए, आप मारुति 800 ले लीजिए, वो 4 लोगों उसमें बैठे हों और ट्रक में बैठे हों 4 लोग, तो कौन ज्यादा सबसे फोर्स लगाएगा, ट्रक ऑब्वियसली फोर्स लगाता है। तो क्योंकि ट्रक का टॉर्क ज्यादा होता है, मतलब किसी चीज को घुमाने के लिए कौन कितना ज्यादा बल लगा सकता है, वही चीज होती है टॉर्क। तो टॉर्क जो शंट का है वो कहीं ना कहीं 1.5 गुना ज्यादा हो सकता है फुल लोड टॉर्क से। अब अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है। तो एप्लीकेशन आपको किस तरीके से रिलेट करना है, एप्लीकेशन आपको रिलेट करना है, आप लोग शंट में देख रहे होंगे कि ये एक ऐसी मोटर है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, ज्यादा स्पीड इसकी बदलती नहीं है। तो इस मोटर को हम लोग लेथ मशीन, आप लोग देख रहे होंगे लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर एंड फैंस, मशीन टूल, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स और वुड वर्किंग मशीन्स में यूज कर सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। सीरीज मोटर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है, सीरीज मोटर में आप लोग देख रहे होंगे कि सीरीज मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, बहुत ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है सीरीज मोटर का। ऐसा क्यों है, सीरीज मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों होता है? आप इस सीरीज मोटर को बना हुआ देखिए, ये सीरीज मोटर है, तो जो लोड करंट है, मोटर में करंट दिया जाता है, तो जो लोड करंट है
वही आपका फील्ड करंट है और वही आपका आर्मेचर करंट है। तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, फाई आई ए। अब यहां पर फ्लक्स जो है देखा जाए तो यहां फ्लक्स क्या है, फील्ड करंट के बराबर है। तो यहां पर फ्लक्स कहीं ना कहीं फील्ड करंट के अगर बराबर है तो आप लोग यहां एक चीज देख सकते हैं कि फ्लक्स की जगह पर मैं कहीं ना कहीं फील्ड करंट, मतलब फील्ड करंट के, देखिए फ्लक्स जितना ज्यादा फील्ड करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, और जितना ज्यादा फील्ड करंट होगा उतना ज्यादा आर्मेचर करंट होगा। तो ये सब तो सेम ही है। देखिए अगर आप देखेंगे मशीन में तो आई ए इजिकल्स टू आई एफ इजिकल्स टू आई एल, मतलब आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लोड करंट तीनों बराबर है। तो मैं फ्लक्स की जगह पे आर्मेचर करंट लिख सकता हूं और यहां पर आर्मेचर करंट पहले से है, तो ये आई ए स्क्वायर हो गया। तो टॉर्क कितना होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, आर्मेचर करंट के स्क्वायर टाइम्स ज्यादा है। तो ये आपको ऑप्शन में लगाने के लिए आ जाता है कि टॉर्क कितना है, आई ए स्क्वायर है, इतना ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। मतलब अगर 2 एम्पियर का करंट बहा रहे हो आर्मेचर में तो 4 के मुकाबले, मतलब 4 गुना के मुकाबले टॉर्क आपको मिलेगा। अगर 4 एम्पियर करंट बहा रहे हो तो 16 के मुकाबले आपको टॉर्क मिलेगा। मतलब 4 एम्पियर बहाओ और 16 का टॉर्क पाओ, है ऑफर चल रहा भी है। तो इस तरीके का कुछ ऑफर चलता रहता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें, क्योंकि देखिए इसका टॉर्क बहुत हाई है तो जाहिर सी बात है इसका यूज भी ऐसी जगह पे होगा जहां पे टॉर्क बहुत ज्यादा हाई चाहिए। तो देख रहे हैं आप लोग क्रेन में यूज होती है होइस्ट। होइस्ट माने जो है, आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ी बड़ी मशीनरी लगी होती है वो होइस्ट होती हैं। होइस्ट में माइनिंग फील्ड में ट्रॉली कार्स आप देखेंगे, कन्वेयर देखेंगे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखेंगे, तो यहां सब यूज होती हैं आपकी सीरीज मोटर। तो जितने भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक इंजन्स वगैरह हो गए, उन सब में कौन सी मोटर यूज होती है, डीसी सीरीज मोटर। अब एक नोट पॉइंट यहां पर मैं बता के चलता हूं आपको, ये चीज आपको फिर से ध्यान रखनी है। और वो नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट सबसे पहली चीज तो यही है कि इस मोटर को नो लोड पर चालू नहीं कर सकते। कांट बी स्टार्टेड एट नो लोड, कांट बी स्टार्टेड एट नो लोड, मतलब आप इसे नो लोड पर चालू नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नो लोड पर चालू नहीं कर सकते इसे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नो लोड पे चालू करी तो देखिए स्पीड क्या बताई थी मैंने आपको, n इजिकल्स टू ई बी बाई फाइव। अगर लोड नहीं लगाया, लोड नहीं लगाया माने IL करंट लगभग 0 के बराबर है। IL मतलब IA, तीनों सेम करंट है, इस समय तो तीनों करंट सेम है। तो अगर ये लगभग 0 हुआ तो जो भी आपका फ्लक्स है वो लगभग 0 के बराबर बैठेगा, क्योंकि इस जब करंट नहीं जा रहा तो कोई फ्लक्स नहीं बनना। अगर ये फ्लक्स 0 हो गया तो स्पीड डेंजरसली बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है नो लोड पर स्पीड कैसी होती है, डेंजर स्पीड होती है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये मोटर हाई स्पीड पर, वो नो लोड पर नहीं चलानी, ठीक है, इतना पॉइंट। तो क्योंकि क्या है कि भाई अगर आपने इसे नो लोड पर चला दी तो ये किसी को तोड़ सकती है, फोड़ सकती है, मरोड़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड की। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें डिफरेंशियल तो है नहीं है। भाई डिफरेंशियल मोटर इतनी घटिया किस्म की मोटर है कि कहीं यूज ही नहीं करी जाती, क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल मोटर इतनी अच्छी मोटर है ही नहीं। तो बात करते हैं यहां पे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करते हैं। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देखिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, सबसे अच्छी बात है कि अगर शंट मोटर के बाद में कोई अच्छी मोटर है तो वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड होती है। जो सबसे अच्छी मोटर शंट के बाद में अगर कोई आती है तो वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ही है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की अगर हम लोग बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में सवाल के तौर पे, ये एक ऐसी मोटर है जिसका हाई टॉर्क तो होता है, मतलब सबसे ज्यादा हाई किसका होता है, सीरीज का। बट अगर सीरीज के बाद हाई टॉर्क की बात करें तो फिर क्यूमुलेटिव कंपाउंड का ही होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का ही होता है।
तो बात करेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर इंटरमिटेंट टॉर्क वाली जगह पर ज्यादा से ज्यादा यूज करी जाती है। मतलब क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ऐसी जगह पर ज्यादा से ज्यादा यूज करी जाती है जहां पर हमें लोड पर टॉर्क की जरूरत है बट रुक रुक के है, इंटरमिटेंट है। जैसे पंचिंग मशीन में क्या होता है, जब पंच करना होता है तो बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है, बट जब पंच हो जाती है तो फिर टॉर्क नहीं चाहिए, फिर पंच के मतलब रुक रुक के इंटरमिटेंट लोड साइकिल होनी चाहिए। मतलब रुक रुक के जहां पर लोड साइकिल की बात होगी वहां पर क्या यूज होगी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड यूज होगी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात को लेकर पूछ लिया जाता है कि इंटरमिटेंट टॉर्क के लिए कौन सी मोटर यूज होती है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। आप इसके बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, ध्यान में रखिए। पंचिंग मशीन, शीयर्स एंड पंचेस। देखिए शीयर्स एंड पंचेस आप लोग देख रहे होंगे। शीयर एंड पंचेस एक्चुअली आप लोग, मैं बताऊं, कैंची टाइप की होती है शीयर्स। मतलब बहुत बड़ी बड़ी टीन शेड को काटने के लिए कैंची टाइप की सी मशीन होती है, उसे शीयर्स बोलते हैं। और पंचेस आप जानते हैं कि जब पंच करते हैं हम, मतलब जो बुक वगैरह इंडस्ट्रीज में आप लोग देखते होंगे जहां पंचिंग मशीन की तरह यूज की जाती है मोटर। हैवी प्लेनर्स, कन्वेयर्स, रोलिंग मिल्स, एलिवेटर्स। यहां पर ये देखिए एलिवेटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एलिवेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्योंकि एलिवेटर मैं आपको बता दूं, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है एलिवेटर को लेके। तो एलिवेटर क्या होती है, मॉल्स वगैरह में जो सीढ़ियां आप लोगों ने देखी होंगी वो एलिवेटर्स होती है। इतना पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन वाला। अब मैं बात करूंगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर तो यूज ही नहीं होती कहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी मोटर नहीं होती है, इसीलिए वो ज्यादा यूज हम करते नहीं है। अब आप देखिए कि मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूंगा और कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र थोड़ा सा एप्लीकेशन से भी मैं छेड़ूंगा करके। तो मैं आप लोगों के लिए कैरेक्टरिस्टिक पहले बना देता हूं, फिर मैं बात आपको बताता हूं करके। देखिए ये अगर हम स्पीड की बात करें और अगर हम बात करें आर्मेचर करंट की, आर्मेचर करंट कहीं ना कहीं लोड से ही रिलेटेड है। मतलब अगर लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर आप देखें शंट मोटर के लिए, अगर आप बनाएं शंट मोटर के लिए, तो देखिए शंट मोटर का डायग्राम अगर मैं आप लोगों के लिए बनाऊं तो कहीं ना कहीं ये शंट मोटर हो गई। यहां पर आप हम इसमें कहीं ना कहीं सप्लाई करंट देंगे, ये आर्मेचर करंट हो गया, ये फील्ड करंट हो गई। फील्ड करंट कह लो या शंट करंट कह लो, कुछ भी कह लो। अगर यहां बैक ईएमएफ पैदा हो गया, आप यहां पे केवीएल लगाइए, केवीएल लगाएंगे तो यहां पर क्या होगा, प्लस वी माइनस आई ए आर ए माइनस ई बी इजिकल्स टू 0। तो वी माइनस आई ए आर ए इजिकल्स टू ई बी, यही है, यही आपकी इक्वेशन बनेगी यहां पे केवीएल लगाने पे। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्पीड क्या है, बैक ईएमएफ बाय फाई। और तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टॉर्क बाय फाई आई है, मैंने आपको बताया ही। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डीसी मोटर की इक्वेशन है, ठीक है। ये स्पीड को लेके, ये टॉर्क को लेके, ये तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कैसे आया, शुरुआत में ही बता दिया था मैंने आप। तो अब अगर हम बात करेंगे शंट मोटर की स्पीड को लेके, देखिए यहां बैक ईएमएफ बाय फ्लक्स है। अगर मैं बैक ईएमएफ की चाहूं तो यहां से वैल्यू लिख सकता हूं ऊपर से वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई। देखिए मैं आप लोगों के लिए पूरा ड्राइव भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, बट यही है कि हमारे पास, क्योंकि हम लोग अभी फुल कोर्स नहीं कर रहे, फुल डिटेल नहीं कर रहे, तो इसीलिए बस बात है। अब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, बट मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझाता हुआ चलूं। देखिए जैसे जैसे लोड बढ़ेगा माने आर्मेचर करंट बढ़ेगा। अब जब ये चीज बढ़ेगी तो ये पूरी चीज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
अब जब ये पूरी चीज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, 2 नंबर तो दे, तीसरी चीज भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्या चीज? बैक ईएमएफ। और जब बैक ईएमएफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो स्पीड भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो शंट मोटर के लिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है कि एट नो लोड की अगर हम बात करें, एट नो लोड की बात करें तो नो लोड पे आर्मेचर करंट क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। बिल्कुल, नो लोड पे आर्मेचर करंट 0 होता है। तो अगर यहां पर स्पीड की बात हम करें तो EB/φ की बात करें तो V माइनस IA/RA की बात अपॉन करें, मतलब अगर हम नो लोड की बात करेंगे तो IA 0 हो जाएगा अपनी, यहां पर IA 0 हो जाएगा, तो यहां V/φ रह जाएगा। अब V एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि वोल्टेज आप दे रहे हैं, और फाई क्या है? फ्लक्स है। तो फाई वैसे भी यहां पे कांस्टेंट रहता है, शंट फ्लक्स कांस्टेंट रहता है शंट मोटर में, क्योंकि पूरे के पूरे पैरेलल वोल्टेज यहां पे मिलते हैं, तो शंट करंट भी पैरेलल रहता है। तो कहने का मेरा मतलब इतना है कि अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड नो लोड पर तो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, पर जैसे जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूं तो स्पीड गिरना शुरू हो जा रही है। ये शंट की कैरेक्टरिस्टिक बनके ऐसे आपके सामने आ जाती है। कभी कभी वो फोटो दे देता है तो तू खींच इसकी फोटो, शंट की कैरेक्टरिस्टिक की फोटो बना के दे देगा, बोलेगा ये किसकी है। तो इस तरीके से आपसे कैरेक्टरिस्टिक को लेके क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सीरीज को लेके, सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनती है। जब नो लोड होता है, मतलब लगभग आर्मेचर करंट 0 के बराबर होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लोड करंट तो IL है, IL इज इक्वल्स टू IA प्लस ISH है यहां पे या नहीं है? KCL लगाएंगे तो। अब शंट करंट एक बहुत ही छोटी वैल्यू का करंट होता है, इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम। तो लोड करंट जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आर्मेचर करंट के बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैं आर्मेचर करंट को बोल रहा हूं, तो इसका मतलब लोड करंट और आर्मेचर करंट लगभग सेम है। तो ये सब चीजें जब हम डिटेल में करते हैं तो बहुत सारी बातों को हम लोग लेके चलते हैं, बट क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक की भी बता दूं। इस तरीके से सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक बनती है। आप देखें नो लोड पर स्पीड इनफाइनाइट बैठ रही है, तो यही तो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि नो लोड पर सीरीज मोटर की स्पीड इनफाइनाइट होती है। ये सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव की कैरेक्टरिस्टिक, देखिए मैं कुछ रेड पेन से बना देता हूं इस तरीके से। क्यूमुलेटिव की कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से होती है। तो ये स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अगर मैं इसी तरीके से टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा लोड करंट को लेके, या कह लो आर्मेचर करंट को लेके, वो बात एक ही पड़ती है, मैंने आपसे कहा। तो फिर कहानी अलग बनती है। क्या कहानी बनती है? टॉर्क इज इक्वल्स टू फाई IA होता है। अब आप देखिए फ्लक्स यहां पर कांस्टेंट है, तो टॉर्क केवल किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो टॉर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है शंट मोटर की, वो कुछ इस तरीके से बनती है। सीरीज मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है, मैं नीले पेन से बना दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से पैराबोलिक बनती है। देखिए शेप का बहुत बड़ा रोल है। आपसे पेपर में पूछेगा शेप कैसी होती है, तो देखिए शंट मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर है। सीरीज मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पैराबोलिक है, परवलीय है, ठीक है, पैराबोलिक है, परबला जिसे आप लोग बोलते हैं ना। और डिफरेंशियल की अगर हम बात करें, सबसे घटिया कैरेक्टरिस्टिक होती है, बट डिफरेंशियल से पहले मैं क्यूमुलेटिव की बना देता हूं। क्यूमुलेटिव के सीरीज और शंट के बीच में होती है कैरेक्टरिस्टिक, तो थोड़ी ज्यादा लीनियर होती है शंट के मुकाबले। शंट की लीनियर हो गई, ये पेपर में पूछता है। क्यूमुलेटिव की थोड़ी ज्यादा लीनियर हो गई, और सीरीज की पैराबोलिक हो गई, और डिफरेंशियल की तो ड्रूपिंग होती है। देखिए किस तरीके से डिफरेंशियल की गंदी सी कैरेक्टरिस्टिक है, डूब रही है, देखिए। इसीलिए ये मोटर कहीं इस्तेमाल नहीं होती है, बहुत डूबती हुई कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो जान ही रहे हो, चाहे मोटर हो चाहे आप हो, डूबते हुए को कोई सहारा देने को तैयार ही नहीं है, तो कोई यूज करने को इसको भी तैयार नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बातें हैं जो हमने मोटर को लेके करी। एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया है यहाँ पे। अब हम लोग चल रहे हैं कि मोटर की किस तरीके से स्पीड कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, स्पीड कंट्रोल हम करना क्यों चाहते हैं। आप लोग देखिए इंडस्ट्री में अगर इस डीसी मोटर की कोई पूछ है, कोई वैल्यू है, कोई वक़्त है, तो वो इसीलिए ही है कि इसका स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छा है। मतलब इस मोटर को अगर 1200 आरपीएम की मोटर है, अगर इस मोटर को आप मान लो 1150 आरपीएम पे रोकना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छे से ये मोटर रुक जाएगी।
जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर को रोकना चाहोगे तो वो हो सकता है 1250 पे ना रोक के 1245 आरपीएम पे रुके। तो इस मोटर का जो स्पीड कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है, जहां बोलोगे जितनी भी स्पीड पे बोलोगे रुक जाएगी। आप बोलोगे सर तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर मान लीजिए किसी कपड़े की फैक्ट्री है या कोई भी चीज की फैक्ट्री है, मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए कुछ चीज कट रही है, अगर मान लीजिए मोटर आपने रोकना चाहिए और वो जैसे कपड़े की फैक्ट्री मान लीजिए, अगर आप कपड़ा काटने वाली मशीन है वो डीसी मोटर से चल रही है, और आपने क्या किया कि आपने जो है स्पीड कंट्रोल आपकी मोटर का अच्छा नहीं है, मतलब आपने जब रोकना चाहा तो नहीं रोकी, तो आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा कपड़ा कट जाएगा, और ज़्यादा कपड़ा कट जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आप डिज़ाइन है वो बिगड़ जाएगी, और डिज़ाइन बिगड़ जाएगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है बेकार हो जाएगा आपका पूरा डिज़ाइन। तो ये जो चीज़ है ना, ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो स्पीड कंट्रोल इसका बहुत बेस्ट है। 3 फेज इंडक्शन मोटर से अगर ये मोटर कहीं पर अच्छी बैठती है तो 3 फेज मोटर से ये मोटर केवल एक ही चीज में अच्छी बैठती है, वो है इसका स्पीड कंट्रोल। अदरवाइज हम हर चीज में 3 फेज मोटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 3 फेज मोटर, मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 फेज मोटर चीप होती है, सस्ती होती है। अगर दोनों की 1-1 किलोवाट की कंपैरिजन करेंगे कि 1 किलोवाट की सीरीज ले लें, 1 किलोवाट की शंट ले लें, वो 1 किलोवाट की डीसी मोटर ले लें, 1 किलोवाट की 3 फेज इंडक्शन मोटर ले लें, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का साइज और शेप जो होगा वो छोटा होगा। तो मैं शुरू करता हूं स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल से जुड़े हुए सवाल क्या रहते हैं बात करेंगे इसमें भी। तो आप लोग ये पूरा अगर आप करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, दावा देता हूं, आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए डीसी शंट मोटर के 3 स्पीड कंट्रोल मेथड होते हैं। फील्ड फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड, तो ये क्या है? स्पीड कंट्रोलिंग मेथड है। स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं? 3 मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनते हैं। फील्ड फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोलिंग मेथड, और तीसरा मेथड है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोलिंग मेथड। तो आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे, ये जो 3 मेथड है इसमें क्या है, ध्यान से समझिए कि हम स्पीड कंट्रोल किस तरीके से करते हैं। N = EB/φ मैंने अभी आपको बताया, EB होता है V - IARA, मैंने अभी आपको बताया बाय φ। अब आप यहां पर देखिए कि 3 पैरामीटर ऐसे हैं जिनको कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, वोल्टेज उनमें से एक पैरामीटर, अगर मैं वोल्टेज को कम ज्यादा करूं तो स्पीड कम ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस एक पैरामीटर है आर्मेचर का, जिससे हम स्पीड कंट्रोल करेंगे तो कम ज्यादा होगा, तो स्पीड कम ज्यादा होगी। और फ्लक्स एक ऐसा पैरामीटर है जिसे हम कंट्रोल करेंगे तो स्पीड कम ज्यादा होगी। और उन्हीं के आधार पे यहाँ पर 3 मेथड बन जाते हैं। अब देखिए पूरा मेथड हम लोग ना समझते हुए, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फील्ड फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड, अगर मैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड की बात करूंगा, ये सवाल यहां से पूछते हैं कि कौन सा मेथड है जो मोटर की रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड बढ़ाने में सहायक है या यूजफुल है या काम आता है। तो ये मेथड ऐसा है जो अबव रेटेड स्पीड बढ़ा के देता है मोटर की, बिलो नहीं करेगा, अबव रेटेड स्पीड करेगा। क्या कहना चाहता हूं समझ लो। अगर किसी डीसी मोटर की रेटिंग 1500 आरपीएम है, किसी मोटर की रेटिंग 1500 आरपीएम है, मतलब दुकानदार कह रहा है कि ये 1500 आरपीएम पे चलती है, तो इस मेथड के द्वारा हम उसकी स्पीड 1500 से 1600 आरपीएम तक कर सकते हैं। नो डाउट वो गुंजाइश भी वो बताता है, मतलब जो कंपनी है वो कैटलॉग में लिख के बेचती है कि इसकी स्पीड कंट्रोल जब आप करेंगे तो ये कितना ऊपर तक जा सकती है। ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ऊपर ले जाओगे तो मोटर टूट फाट हो जाएगी, इसमें तुम्हारे भी चोट पाट लग जाएगी खाम खा। ठीक है, तो अबव रेटेड स्पीड ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड करके देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही ये हो जाता है। ये मेथड जो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है, ये बिलो रेटेड स्पीड करके देता है, मतलब ये 1500 आरपीएम से कम तक ही स्पीड कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा।
और जो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ये बोथ साइड कर देता है, मतलब स्पीड बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। बोथ साइड मतलब अबव एंड बिलो दोनों, तो स्पीड बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये लॉसेस बहुत ज़्यादा करवाता है, मतलब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस मेथड में, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं इस मेथड में। इसीलिए हम ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं। हम जो प्रेफर करते हैं वो ये मेथड यूज़ करना करते हैं, क्योंकि फ्लक्स का बदलाव, देखो मेरे बात को बहुत ध्यान से समझना, फ्लक्स का बदलाव, करंट, यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, एक्चुअली रेजिस्टेंस ज़्यादा ही करते हैं, कम तो नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता, लॉसेस ज़्यादा नहीं होते। तो जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो ये होता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये फास्टेस्ट मेथड भी होता है, मतलब ये फास्ट है इसके कंपैरिजन में। उसके पीछे रीज़न ये है कि फ्लक्स जो है, एक चीज और यहां पर मैं बता दूं, ये एक तो फास्टेस्ट मेथड है क्योंकि फ्लक्स का जो बदलाव है वो उतनी ज्यादा तेज हो सकता है। बात करें सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड की, जाहिर सी बात है यहां पे वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, और ये जो मेथड है ये एक मेथड के साथ, मतलब ये जो मेथड है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये एक पूरा सेटअप बनाते हैं हम एक्सपेरिमेंट का, उसे कहते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड मेथड, तो जो ये वार्ड लियोनार्ड मेथड है ना, उसका प्रिंसिपल सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल ही है। मतलब वार्ड लियोनार्ड मेथड में वोल्टेज की हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करते हैं, और वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, और वोल्टेज को कंट्रोल करके हम लोग स्पीड को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं। तो किसमें, वार्ड लियोनार्ड में। याद रखिए, तो सवाल आपको यह भी आ सकता है कि वार्ड लियोनार्ड मेथड में किस टाइप की स्पीड कंट्रोल होती है, दोनों साइड की स्पीड कंट्रोल होती है। क्लियर है इतना पॉइंट। तो सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछी जाती है आपसे वो स्पीड कंट्रोल मेथड ही पूछे जाते हैं आपका शंट मोटर के। अब अगर हम बात करें सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल की, सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल की बात करें, तो सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल अगर हम लोग बात करें, तो सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है फील्ड डायवर्टर मेथड। देखिए कहीं ना कहीं प्रिंसिपल दोनों का सेम रहता है, फील्ड डायवर्टर मेथड, फील्ड टैपिंग मेथड, आर्मेचर डायवर्टर मेथड, फील्ड डायवर्टर मेथड, फील्ड टैपिंग मेथड, फील्ड पर टैपिंग लगा के, आर्मेचर डायवर्टर मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं सीरीज स्पीड कंट्रोल में। अब अगर बात करें कुछ और यहां से आगे जुड़ते हुए सवालों की, सीरीज के जो स्पीड कंट्रोल मेथड हैं वो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि स्पीड को घुमा कैसे सकते हैं, मतलब कहने का मोटर की जो रोटेशन है वो बदली कैसे जा सकती है, मोटर की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो कैसे बदली जा सकती है। तो क्या क्या सवाल आता है, मोटर रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन कैसे करा जा सकता है। शंट फील्ड वाइंडिंग एकदम से टूट गई तो क्या होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग ब्रोकन सडनली, एकदम से शंट फील्ड वाइंडिंग टूट गई तो क्या होगा। अब सुनिए, अगर आपको डीसी मोटर का, ये ऐसा नहीं है कि शंट के लिए ही बता रहा हूं मैं, ये शंट एंड सीरीज बोथ के लिए है। मतलब जो मैं ये बात बता रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं, इन दोनों के लिए दूंगा। समझते हैं क्या।
बात करें मोटर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कैसे होगी, मतलब अगर कोई मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, तो किस तरीके से मोटर की डायरेक्शन अपोजिट कैसे कर सकते हो। इसमें देखिए आपको दो बातें रहती है कि या तो आप जो ये फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल हैं, ये जो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल हैं इन्हें बदल दीजिए, मतलब इसको इस तरीके से यूं करके कर दीजिए, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स बदल दीजिए, फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स या छोर को बदल के छोर बदलें, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग को बदल दें, मतलब ये फील्ड वाइंडिंग को आपने बदला, ठीक है, या मैंने यहां बोला है, ठीक है, और नहीं बोला है, या फिर क्या करें आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल बदलें। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये यहां लगेगा यहाँ पे, कि मतलब यहाँ तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदल दीजिए या आर्मेचर वाइंडिंग के। आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल कैसे होंगे, बदले जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से बदले जाएंगे, इस तरीके से बदल दिए जाएंगे। तो या तो आर्मेचर वाइंडिंग टर्मिनल बदल दिए, बट याद रखना इन दोनों को एक साथ नहीं बदलना है, एक साथ नहीं बदलना है इन दोनों को, ठीक है। शंट फील्ड वाइंडिंग ब्रोक हो जाए तो क्या करना है, तो क्या होता है, पेपर में पूछते हैं। अब देखिए N = EB/φ होता है। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग एकदम से टूट जाए, चाहे सीरीज मोटर हो चाहे शंट हो, कोई भी हो, अगर एकदम से फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगी तो क्या होगा, फ्लक्स एकदम से गिर जाएगा, एकदम से फ्लक्स गिरेगा। और अब देखिए आप लोग, सब चीज मैथमेटिकल है। पहला नंबर, अगर फ्लक्स एकदम से गिर गया तो स्पीड एकदम से हाई होगी, मतलब आपको जो ऑप्शन लगाना है, तो आपको ऑप्शन लगाना है कि स्पीड एकदम से बहुत ज्यादा हाई होती है, स्पीड विल बिकम डेंजरसली हाई। मतलब जो उसके बाद जैसी फील्ड वाइंडिंग टूटेगी, जो सबसे पहला काम होगा कि मोटर की स्पीड एकदम से बहुत तेज हो जाएगी। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आप लगाएंगे कि मोटर विल स्टॉप, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो, अदरवाइज पहले ऑप्शन में आपको यही ढूंढना है। क्यों, क्योंकि देखो जब फील्ड वाइंडिंग टूट गई, मान लीजिए यहां से ये मोटर इस तरीके से जुड़ी है, अगर मान लीजिए फील्ड वाइंडिंग टूट जाती है तो जाहिर सी बात है जब फील्ड में करंट नहीं जाएगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा, तो यहां लेंज लॉ नहीं लग पाएगा, तो ये मोटर रुकेगी तो है, ये तो बात तय है, बट कब रुकेगी, एकदम से झटके से स्पीड हाई लेगी फिर उसके बाद रुकेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस IAS, AS, ES दोनों में आ चुके हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। AS में भी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट होता है, ऐसे मत सोचिए, ठीक है। तो चलिए ब्रेकिंग पर हम लोग चलते हैं कि ब्रेकिंग किस तरीके से ब्रेकिंग है, स्टार्टर है, कई चीजें करनी है। स्टार्टर किस तरीके से काम करता है, देखिए स्टार्टर की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि स्टार्टर यूज क्यों करते हैं, मतलब वाई, हमें स्टार्टर क्यों यूज करना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को B=IR/EV ये इक्वेशन बताई मैंने आप लोगों को, डीसी मोटर की इक्वेशन है। तो डीसी मोटर में अब वो सीरीज हो या शंट क्यों यूज करते हैं, दोनों की बातें हो रही हैं, सीरीज हो या शंट, सीरीज है या शंट, दोनों की बातें हो रही हैं। तो स्टार्टर की जो मोटर की इक्वेशन है वो ये है। अब यहां से आप IA करंट निकालिए तो क्या बैठेगा, V=-IAR, यही बैठेगा। अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा, इफ बैक EMF इज 0 एट स्टार्टिंग, यह बात है इफ, क्या हम स्टार्टिंग में देखिए मोटर जैसी चालू होने वाली होगी तो शुरुआत में जो पैदा होने वाला बैक EMF होगा वो कब बनेगा, आप खुद सोचिए। ये आपकी मोटर रही, ये आपकी मोटर रही, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये रोटर है, ठीक है। अब आप देखिए कि जब तक ये घूमेगा नहीं, क्योंकि ये घूमेगा नहीं तो फ्लक्स को नहीं काट पाएगा यहाँ पे, और फ्लक्स को नहीं काट पाएगा तो बैक EMF नहीं बना पाएगा। इसका मतलब जब मोटर जस्ट शुरू हो ही रही है, जस्ट शुरू हो रही है, तब बैक EMF 0 होगा,
क्योंकि बैक ईएमएफ कहीं ना कहीं किस पे निर्भर करता था, एन फाई पे, और जब शुरुआत में स्पीड ही जीरो होगी तो बैक ईएमएफ भी जीरो होगा, और शुरुआत में अगर बैक ईएमएफ जीरो हो गया तो आइए क्या हो जाएगा, वी बाय आर ए। अब आर्मेचर रेजिस्टेंस सब जानते हैं कि एक बहुत लो वैल्यू होती है, बहुत लो वैल्यू होती है, और अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस लो है तो आर्मेचर करंट कैसा हो जाएगा उस समय, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो मोटर वाइंडिंग क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी, बर्नआउट। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लगभग कम होता है, 0.5 ओम तक होता है, और खुद सोचो वोल्टेज कितने होते हैं, 200 वोल्टेज होते हैं, तो 0.5 बाय 200 तो कितना हो गया, ये 400 एम्पियर फ्लो कर जाएगा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में। तो हमें स्टार्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। तो आपसे पूछे तो क्या होगा, यहाँ से दो सवाल आपके बन गए कि बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में एक तो जीरो होता है, तो वो आपसे पूछे कि क्या चीज़ जीरो होती है स्टार्टिंग में, बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ जीरो होने की वजह से वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। बैक ईएमएफ, ये जो दाग हैं ये दाग अच्छे हैं, मतलब ये दाग इतने अच्छे हैं कि अगर ये दाग ना होते तो हमारी मोटर जल गई होती। आप खुद सोचो बैक ईएमएफ ना होता तो मोटर जल गई होती। खैर, तीन तरीके स्टार्टर तीन तरीके के होते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर, तो सबसे पहले तो पेपर में आपसे नाम ही पूछ लेता है वो कि कौन सा स्टार्टर किस में यूज होता है। तो अभी मान लीजिए वो कल को आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर बोल दे, तो क्या ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर इसमें आएगा, डीसी मोटर में नहीं आएगा। 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो ये आपके तीन तरीके के तो पहले स्टार्टर हो गए, तीन तरीके के स्टार्टर हो गए। अब वो पेपर में पूछता है कि पहले तो नाम आपको याद होने चाहिए। अब आपको वो पेपर में पूछेगा कि कौन सा स्टार्टर कहाँ पे यूज होने वाला है। तो आप लोग इस बात को जानिए कि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर ये शंट एंड कंपाउंड मोटर दोनों के लिए यूज होता है। और 2 पॉइंट स्टार्टर की अगर हम लोग बात करें तो 2 पॉइंट स्टार्टर केवल सीरीज मोटर के लिए यूज होता है, ओनली फॉर सीरीज मोटर, ओनली फॉर सीरीज मोटर, ठीक है इतना पॉइंट। बट अगर पेपर में 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ में आपके शंट मोटर लिखा है और ये ऑप्शन नहीं दिया, एंड का ऑप्शन नहीं दिया, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से इस बात को सुनना, क्या कह रहा हूं। अगर आपको पेपर में एंड के ऑप्शन नहीं दिया तो इसमें आप लगाएंगे शंट मोटर ओनली और इसमें आप लगाएंगे कंपाउंड मोटर ओनली। पर अगर एंड का ऑप्शन दिया है तो आप एंड लगाएंगे। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये स्टार्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया, जो इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई बातें थी। तो ब्रेकिंग की अगर हम लोग बात करें तो ब्रेकिंग की भी बात करेंगे। देखिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। देखिए ब्रेकिंग, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रेकिंग, पहली चीज तो 3 तरीके की ब्रेकिंग होती है। डायनामिक ब्रेकिंग, तो सबसे पहले तो आपको नाम याद रखने हैं, फिर प्लगिंग और फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो आप लोगों के लिए जो मैं ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रेकिंग देखा जाए तो ये जो ब्रेकिंग है ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है। कैसी ब्रेकिंग है? इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है। अब आप इस चीज को समझने का कोशिश करिए। एक ब्रेक कैसे होते हैं, आपने साइकिल चलाई है, बाइक चलाई होगी, इनमें ब्रेक कैसे लगते हैं? गुट्टे लगते हैं ब्रेक के। या बाइक में भी आपने देखे होंगे ब्रेक का जो गुट्टे लगते हैं, तो वो क्या होता है, वो गुट्टे कहीं ना कहीं टायर को रगड़ के उस टायर को खत्म कर, मतलब स्टॉप कर देते हैं, उस गाड़ी को रोक देते हैं। तो वो जो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग होती है उसे हम मैकेनिकल ब्रेकिंग बोलते हैं, मतलब यांत्रिक ब्रेकिंग, कहीं ना कहीं मैकेनिकल के द्वारा ब्रेकिंग करना। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है करंट का बदलाव करके ब्रेकिंग करना। 3 तरीके की ब्रेकिंग होती है, प्लगिंग, जनरेटिव ब्रेकिंग और डायनामिक ब्रेकिंग। इसमें क्या होता है, ये ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग से ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब इस ब्रेकिंग में हम जल्दी से ब्रेक लगा सकते हैं इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल ब्रेकिंग के। वहाँ क्या होगा, वहाँ गुट्टे जब तक लगेंगे, फिर वो थोड़ी देर के लिए टायर आगे जाएगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी, या थोड़ी देर के लिए मशीन आगे जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है। तो ब्रेकिंग का जो मेन यूज है टू स्टॉप द मोटर,
इंस्टेंटली, एकदम से, तुरंत। तो ब्रेकिंग करते ही क्यों है? मोटर को तुरंत रोकना। तो इसमें जो सबसे फास्टेस्ट ब्रेकिंग है वो प्लगिंग है, और वो सबसे अच्छी ब्रेकिंग, सबसे फास्टेस्ट ब्रेकिंग जो है वो प्लगिंग ही है। और आपसे ये समझ लीजिए, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ब्रेकिंग, सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है। और दूसरी चीज, ये कहां? रोलिंग मिल्स में यूज। भाई बहुत पूछा जाता है सवाल। रोलिंग मिल्स, जो आटे चक्की की मिल्स जो होती है, मिल जो होती है ना, जहां आटे चक्के की हैं, वो वहां पर कौन सी ब्रेकिंग यूज होती है? प्लगिंग ही होती है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस में प्लगिंग यूज होती है, एलिवेटर में प्लगिंग यूज होती है, एलिवेटर में प्लगिंग यूज होती है। तो सबसे फास्टेस्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि इसमें करंट का जो रिवर्सल है, मतलब जो करंट का बदलाव है, बहुत तेजी से हो जाता है। अब इसके भी पीछे रीजन है क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब इस दौरान ब्रेकिंग में वोल्टेज जो होते हैं वो वोल्टेज प्लस बैक ईएमएफ हो जाते हैं, टोटल वोल्टेज जो होते हैं। तो इस प्लगिंग के दौरान जो टोटल वोल्टेज होते हैं वो V प्लस EB हो जाते हैं। इस वजह से करंट का रिवर्सल बहुत फास्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्योंकि फास्टेस्ट ब्रेकिंग है, इसलिए ज्यादातर यूज करी जाती है। डायनामिक ब्रेकिंग इतनी ज्यादा यूज नहीं करी जाती है। ठीक है, बात करें रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहां यूज की जाती है? माउंटेन रेलवेज में। मतलब ऐसी जगह पे जहां पर ओवरहॉलिंग लोड हो। ओवरहॉलिंग लोड क्या होता है? ढलान वाला लोड, ढलान वाला लोड। ढलान अगर मैंने सही ना लिखा हो तो कोई बात नहीं है, माफ कर देना। ढलान वाला लोड मतलब जैसे ये ढलान है और यहां से ट्रेन चल के आ रही है, तो ऐसी जगह पर इसे बोलते हैं ओवरहॉलिंग लोड। ऐसी जगह पर रोकने के लिए, ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, देखो ये एकमात्र ब्रेकिंग ऐसी है जो मोटर को रोकती नहीं है, स्पीड को कंट्रोल करती है। मतलब कहने का, ऊपर से जब ट्रेन जा रही होगी तो ये ब्रेकिंग रोकेगी नहीं, ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेगी। तो ये स्पीड याद रखिए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बात बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ओवरहॉलिंग लोड वाली जगह पे ये ब्रेकिंग यूज होती है और कहीं नहीं होगी, माउंटेन रेलवे में होती है। दूसरी चीज, ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है ये, मतलब ये ब्रेकिंग हम करते नहीं है, ये हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो ये ब्रेकिंग हम करते नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिकली अगर ढलान से गाड़ी उतरेगी, डीसी मोटर चलेगी, तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेकिंग लगना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगी ढलान से, याद रखिए, ढलान से ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगी ये ब्रेकिंग। तो ये जो ब्रेकिंग है, ये ढलान पर जैसी आपकी मशीनें आएगी या मोटर आएगी या ओवरहॉलिंग लोड पर आपकी मोटर आएगी, ये लगना शुरू हो जाएगी, अलग से नहीं लगाते। जबकि ये दोनों ब्रेकिंग हम अलग से यूज करते हैं, मतलब पूरा सेटअप बनाएंगे तब जाके ये दो ब्रेकिंग हासिल होती हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं। बात करते हैं इस ब्रेकिंग की। इस ब्रेकिंग के दौरान मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगती है। मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगती है, काम करने लगती है। तो ये मोटर क्या है? मतलब अगर ये मोटर हम ढलान पे चला रहे हैं, मतलब जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर मोटर लगी रहती है, तो ये ढलान पे अगर चल रही है, मतलब पहाड़ों पे से मान लीजिए आती है ट्रेन, शिमला वगैरह आप लोग जाओगे आज नहीं तो कल तो जाओगे ही, नौकरी लगने के बाद शादी करोगे ना, जाओगे कि नहीं क्या मजे आ गए, बहुत कुछ सोचने लग गए हैं। देखिए, तो जब मोटर को ढलान पे लेके आएंगे तो ये मोटर अब मोटर की तरह नहीं, जनरेटर की तरह काम करने लगेगी। और जनरेटर की तरह काम करने लगेगी तो क्या है? उल्टा सप्लाई को करंट देने लगेगी। ले, सप्लाई से करंट नहीं लेगी, तारों से करंट नहीं लेगी, देने और लगेगी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख लीजिए, सप्लाई को करंट देने लग जाती है। तो ये 3 तरीके की ब्रेकिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे आप लोगों के लिए। अब लास्ट रह गया है आप लोगों के लिए टेस्टिंग। तो टेस्टिंग से जुड़े हुए सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं और टेस्टिंग से जुड़े हुए सवाल मैं आप लोगों को यहां पे बता दूंगा अगले वीडियो में।
क्योंकि टेस्टिंग मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और अच्छे से आपको कराऊंगा, तो ये वीडियो वैसे ही अपने आप में इतना लंबा हो गया है। टेस्टिंग से जुड़े हुए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जाहिर सी बात है हम लोग कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे DC जनरेटर और मोटर से जुड़े। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।